गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है और हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी में जो हमारा जल संसाधन टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसे आज हम खत्म करेंगे। आज के टॉपिक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी हैं, बहुत सारे सब्जेक्टिव पॉइंट भी हैं। आज के सवालों में दो बड़ी बातें हैं। एक तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, क्या उनके लाभ, क्या उनकी हानियां होती हैं और जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर हमारा आज का टॉपिक होगा। सबसे पहले तो सभी को हमारी आवाज आ रही है, हमें बताते चलिएगा। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लासेस की। आज की क्लासेस में जल संसाधन के खत्म होने के बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे चौथी यूनिट। चौथी और पांचवी यूनिट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पांचवी यूनिट जैसे ही कि हम बात करेंगे इसमें कृषि की, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई पढ़ाता नहीं है लेकिन हम इसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह से कवर करवाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में माना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। धन्यवाद। आइए शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारे जो ज्योग्राफी की क्लासेस है ये हमारे एनसीईआरटी में समकालीन भारत का दूसरा भाग है, क्योंकि पहला भाग हमारे क्लास 9 में था। स्पेशल क्लासेस, जिन लोगों ने अभी तक हमारा कोई स्पेशल क्लास नहीं लिया हो, हम स्पेशल क्लासेस को डेमो क्लास भी कह सकते हैं। ज्योग्राफी में हम स्पेशल क्लास आजकल ले रहे हैं। हो सकता है इस फ्राइडे आपको हमारी स्पेशल क्लास मिलेगी और सुबह 10 बजे मिलेगी, तो आप लोग फ्राइडे का इंतजार करिए। हमारी स्पेशल क्लास को आप जरूर कवर करिए। इससे बेनिफिट दो तरीके के होंगे। एक तो आपको प्लस में कैसे पढ़ाया जाता है ये पता चल जाएगा और आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो स्पेशल क्लास को जरूर करा करिए। आप सभी लोगों को पता हो कि इस समय लगभग 77 से ज्यादा एजुकेटर क्लास ले रहे हैं। 24 घंटे का दिन, लेकिन फिर भी 30 घंटे से ज्यादा क्लासेस चल रही हैं और काफी एक अच्छा बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस समय टेस्ट सीरीज भी काफी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल जाती हैं 40,000 में। लेकिन अगर आप लोग MK लाइव रिफर कोड यूज करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपको 36,000 में मिलेगा, जिसमें आपको 1 ईयर तक सारी बातें जिस तारीख से एडमिशन लेंगे वही से अवेलेबल हो जाएगा। न केवल टेस्ट सीरीज बल्कि हमारी सारी पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस भी। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर आपको MPPSC देना है या आपको UPPCS देना है तो आपको रिवीजन करने के लिए एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। साथ ही साथ ऑप्शनल पेपर भी अब आप इसमें कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर से लेकर हमारी जो सीसेट की क्लासेस हैं, सीसेट की क्लासेस अब खत्म होने वाली हैं। 8 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस। तो उसके लिए तो अभी से अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो काफी बेस्ट होगा कि आपका सीसेट भी उसी फीस में कवर होगा और आपको कंप्लीटली इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। जो भी आपके परिचय के लोग हैं 2021, 22, 23 का टारगेट लेकर बैठे हैं, उन्हें सजेशन दीजिए कि लाखों की फीस देने से बचें। क्वालिटी एजुकेशन के साथ मिनिमम कॉस्ट पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, ताकि वह 2 साल में न केवल कोर्स को रिवाइज कर ले बल्कि कंसेप्ट क्लैरिटी में भी अपने आप को बेस्ट कर सके। ऑप्शनल भी आप इसी में कवर कर लेंगे। 2 साल तक पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ये फीस 57,600 होगा, बशर्ते आप लोग MK लाइव रिफर कोड को यूज करते हैं। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। सभी लोगों को बधाई कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए और उसमें बिल्कुल आप लोगों का सीधा योगदान है। आप लोगों की बिल्कुल सीधी मेहनत है। जिस तरीके से आप लोग लगातार इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, हम भी कोशिश में लगे कि आपको बेहतरीन मदद कर दे। 2 बातें मैं क्लियर करा दूं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी का ये जो क्लास है मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, ये कंप्लीट करवाया जाएगा, तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। कंप्लीट करवाया जाएगा। 12वीं तक का पूरा एनसीईआरटी कवर होगा आपके ज्योग्राफी का। तो जो बीच बीच में मैं मैपिंग की क्लास लेता हूं वो जनरली सैटरडे के दिन ही मैपिंग की क्लास रखेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। मैपिंग की क्लास सैटरडे चलेगी और बाकी समय तो अपना एनसीईआरटी चलता रहेगा। हो सकता है कोई 1-2 क्लास बहुत बोर रहेगी, तो उससे घबराइए नहीं। क्लास का बोर होना हमारे कंटेंट को खराब नहीं करेगा
और आप लोग उस बात से दिमाग से निकाल दिया करिए। आप लोग निरंतर पढ़ते चलिए, क्योंकि हर क्लास में कुछ ऐसी 10 बातें आपको मिलेगी जो शायद आपने इसके पहले ना पढ़ी हो। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ज्योग्राफी एनसीईआरटी तो 12वीं तक हम पूरा कवर कराएंगे। तो जो बीच बीच में हमारी मैपिंग की क्लास होती है वो सैटरडे के दिन, या कभी हमें लगा कि आज अच्छा दिन है तो हम मैपिंग करा देंगे, तो घबराना नहीं। कोर्स पूरा होगा, इस बीच में मैपिंग भी खत्म हो जाएगा जब तक ये खत्म होगा। और 8 से 9 में हमारा इकोलॉजी इन्वायरमेंट ही चलेगा। 8 से 9 में हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की क्लास ही लेंगे। पर जैसे कि बीच में कभी कभी करंट अफेयर की क्लासेस जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का कि आपने करंट अफेयर की क्लास को बहुत ज्यादा लाइक किया है। तो करंट अफेयर की हमारी क्लास भी चलती रहेगी। वो सैटरडे संडे करंट अफेयर, क्योंकि 4 सैटरडे संडे मिलते हैं, 4 सैटरडे मिलते हैं। अगर 4 सैटरडे भी हमने यूज कर लिए तो 1 महीने का करंट अफेयर हो जाएगा, उसी में हो सकता है 2 महीने का हो जाए। और उसी में हमारा मैपिंग की 4 क्लास, तो एक एक महाद्वीप खत्म होते चले जाएंगे। 7 महाद्वीप तो पढ़ने हैं, तो एक तरीके से मैपिंग भी महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा, करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, और अपना एनसीईआरटी और जो विषय वो तो चलते ही रहेंगे। बची बात आईआर की है। तो आईआर का एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, पर आईआर को मैं तब स्टार्ट करूंगा जब हमारा इकोलॉजी इन्वायरमेंट, सी सेट, बायोलॉजी लगभग खत्म हो चुका होगा, तब आईआर हो गए। या फिर आप लोगों का जब लगेगा कि आईआर की बीच बीच में कुछ क्लासेस, तो मुझे कमेंट्स करते चलेगा कि बीच में कभी कभी आईआर की क्लासेस भी डाल दिया करेंगे, ताकि एक आइडिया और एक डायरेक्शन आपको उस विषय में भी मिलता चला जाए। बाकी आप लोगों ने जिस तरीके से सभी वीडियो को देखा और पसंद किया है, उसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि उसमें कंटेंट को हम और भी बेहतर करते चले जाए। तो बिल्कुल भी आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। आज स्वयं बिल्कुल, क्या आज माइक में कुछ बदलाव लग रहा है? क्या आज आपको माइक बेटर लग रहा है? तो धन्यवाद उसके लिए। बिल्कुल, हमने शायद उसमें भी अब टेक्निकल जो भी डिफरेंस था वो भी आज देख लिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। हम जल संसाधन की बात कर रहे थे और हमने आपको बताया था जल के बारे में कुछ तथ्य कि पृथ्वी पर 70% जल है, और उस 70% में जो भी सबसे मैक्सिमम हिस्सा है वो महासागरों में है। बचा हुआ जो हिस्सा है हम कह सकते हैं कि वह हमारे पास बर्फ के रूप में और कुछ भूमिगत है। फिर हमने उसमें देखा था कि जल किस प्रकार से एक समस्या का रूप ले रहा है। आज हम देख रहे हैं कि उस समस्या में कारण क्या है, जिम्मेदार कारक क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो। क्या जल इतना ज्यादा बेहतर होने के बावजूद भी कमी हो सकती है? तो बिल्कुल हां। हमारे कई शहर इसके उदाहरण है। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जनसंख्या बहुत बड़ा कारक है। याद करिएगा, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो नदी जल विवाद आए थे, उस नदी जल विवाद में राजनीतिक कारण तो थे ही, लेकिन मानव की बढ़ती जनसंख्या और जल की बढ़ती मांग ने नदी विवादों को बढ़ाया है। तो कहीं पर भी जो नदी जल की समस्या है उसमें राजनीतिक कारक तेल में मतलब आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन इसका जो जन्म होता है वो राजनीति के कारण नहीं होता है। इसका जन्म होता है बढ़ती हुई जनसंख्या, इसका जन्म होता है वितरण में असमानता, इसका जन्म होता है पानी या जल की बढ़ती हुई मांग। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। तो अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो जहां पर लगातार आप जल का उपयोग कर रहे हैं उसका पुनर्भरण नहीं हो रहा है, और पुनर्भरण नहीं होने से ये जो चक्र है उस चक्र में केवल आउटपुट आ रहा है लेकिन इनपुट नहीं आएगा। तो कुछ समय के बाद आपको न केवल पानी की कमी से गुजरना पड़ेगा बल्कि खाद्य सुरक्षा या भोजन सुरक्षा भी आएगी। याद रखो,
जल की समस्या केवल और केवल घरेलू उपयोग के जल की समस्या नहीं मानी जानी चाहिए। यह कृषि की समस्या भी बन जाएगा, क्योंकि कृषि में अधिक उत्पादन के लिए जल पर्याप्त होना चाहिए, और अगर जल पर्याप्त मात्रा में नहीं रहा तो आपके अनाज का उत्पादन भी पर्याप्त नहीं होगा। तो फाइनली भुखमरी से लेकर भोजन की सुरक्षा के प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। तो ये जो डायरेक्शन हम जल की समस्या की देख रहे हैं, बहुत ही विस्तृत होने जा रही है। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधन पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनके चलने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त कर रहा है। फिर देखना, नया डायमेंशन ओपन हो गया। उद्योगों में जल की आवश्यकता केवल और केवल पीने से लेकर उद्योग चलाने के लिए नहीं है, बल्कि उद्योगों में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो भी तो हम बांध बनाकर बिजली पैदा कर रहे हैं। अगर जल ही नहीं रहेगा तो पर्याप्त मात्रा में बांध नहीं रहेंगे, या पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं रहेगी। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं रहेगी तो उद्योगों का विकास कैसे होगा? यह देखना, ग्लोबल वार्मिंग जैसा घेर रहा है हमें। जब पानी की कमी हुई तो पीने के लिए कमी हुई, पहला। फिर उत्पादन भोजन का भी कम हो गया, दूसरा बड़ा प्रभाव खाद्य सुरक्षा खतरे में। तीसरा, बिजली भी नहीं रहेगी, ऊर्जा भी नहीं रहेगी, तो ऊर्जा को तो विकास क्या रक्त कहा जाता है, तो आप विकास नहीं कर पाओगे। चौथा, उद्योग विकसित नहीं होंगे तो रोजगार नहीं रह पाएगा। तो समस्या तो पानी की थी, लेकिन यह आपके आर्थिक और सामाजिक पूरे ढांचे को बिगाड़ सकती है। ये वो समस्या जन्म ले सकती हैं जो व्यक्ति को या मानव को जानवर बनाने के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं, क्योंकि जब लोगों के जीवन और मरण का प्रश्न चिन्ह आएगा तो मानवता वाले जो लक्षणों की हम उम्मीद करते हैं वो हो ही नहीं सकती है। तो समस्या का एक कारक, मतलब समस्या केवल एक की जल की कमी, लेकिन जल की कमी केवल जल की कमी नहीं, भोजन की कमी को भी प्रेरित करेगा, ऊर्जा की कमी को भी प्रेरित करेगा। उद्योगों में भी लगातार बेरोजगार, उद्योगों में भी विकास को रोक देगा, बेरोजगारी को भी जन्म दे देगा। पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। यह इस प्रकार का विकराल रूप ले सकता है। अगर आप लोग मेरे डायरेक्शन को समझ पा रहे हो तो शायद आपको यह क्लैरिटी आएगी कि हम कहां से कहां लेकर जा रहे हैं चीजों को। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। तो अगर हम बात करें, फिर यहां आपको लेकर जाएगा गांवों से लेकर शहरों में। शहरों में केवल जल की कमी नहीं है, शहरों में जल की कई समस्याएं हैं। जहां पर जल में प्रदूषण भी है, जहां पर जल का सही तरीके से नियोजन नहीं है, जहां पर जल जो खराब है वो खुले में बह रहा है, तो वहां पर भी नलकूप, और अगर पानी का पुनर्भरण नहीं हुआ तो यह मान के चलेगा कि वो समय दूर नहीं है जब आपके भूमि का पानी भी सूखने पर आ जाएगा। हमने जमीन का पानी तो सुखा दिया है हद तक। आप नदियों देख लेंगे, नाले देख लेंगे, उनकी वॉल्यूम आज से 500 साल पहले पानी का जो वॉल्यूम था आज वो आधे से भी कम रह गया है। तो हमने भूमिगत पर तो बहुत अटैक कर दिया है, अब अटैक हो रहा है भूमिगत पर, और हो सकता है सतही जल के बाद भूमिगत जल जब खत्म हो जाएगा तो इस पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व के लिए फिर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, देखना क्या बताना चाह रहा है। जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, फिर कैसे जल को सुरक्षित करें। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बने बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट संग्रहण तंत्र बनाया गया था। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा, श्रृंगवेरा प्राचीन भारत में श्रृंगवेरा क्या था? तो गंगा नदी पर बाढ़ को सुरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र था,
उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र था। ये जो इलाहाबाद मतलब वर्तमान का प्रयागराज के पास श्रृंगवेरा, पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण हुआ, जिसमें उदाहरण है कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। यह ऑब्जेक्टिव सवाल हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सी घटनाएं हुई थी, और इतिहास में आपको ज्योग्राफी से जोड़कर सवाल पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय वाली बातें याद रखिएगा, कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर, कोल्हापुर, ये जो क्षेत्र हैं उस चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के उदाहरणों को प्रमाणित करते हैं। तो 2 पॉइंट, श्रृंगवेरा प्रयागराज में और कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर, यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात कर रहे हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में एक भोपाल झील का नाम भी रखा गया था। उसी झील के नाम पर भोपाल का नाम रखा गया था, भोजताल, जिसे भोजताल कहते हैं। तो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। याद रखना, एमपीपीसीएस वाले सीधा सवाल पूछने सकते हैं यहां से। तो अपने समय की सबसे बड़ी झील जो भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, आप अगर कभी दिल्ली में देखेंगे तो हौज खास एक बहुत बड़ा क्षेत्र आज आपको रहने वाला मिलेगा। वहां पर भी एक तालाब जैसी संरचना, एक कुंडी जैसी संरचना बनाई गई थी, जो जल का बहुत बड़ा स्रोत होता था दिल्ली वासियों के लिए। तो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, ये हमें इतिहास में कुछ प्रमाण मिलते हैं जहां पर जल के संरक्षण के लिए उस जमाने में भी बहुत सारे कदम उठाए गए थे, इस बात को स्पष्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मिक्सिंग हुआ है, इस पर सवाल बहुत बन सकते हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बातें पूछी जा सकती हैं, एक तो श्रृंगवेरा क्या है, भोपाल झील किसके द्वारा और किस शताब्दी में बनाई गई। अगर हम बात करें तो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था, और हौज खास के नाम पर ही दिल्ली का वो हौज खास एरिया है। जो लोग दिल्ली कभी आए होंगे उन्हें याद आता हो। बांध क्या है, वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती हैं। मतलब मान लो कि कहीं पर बहता हुआ पानी है और वहां पर कोई ऊंची जगह बना दी जाए तो हम इसको नाम दे देंगे कि वो बांध है, और जो पानी फिर रुक जाएगा उसी को हम सागर, कृत्रिम झील या जल भरण क्षेत्र कहते हैं। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि उसके ढांचे से। मतलब बांध का मतलब ये वाला ना लेकर आप इस पूरी संरचना को बांध कहेंगे। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता है। मतलब एक उतरता हुआ पानी जाने के लिए या फिर कुछ छोटी सी जगह बना देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पानी जाता भी रहे। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना, उनमें प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध, पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वर्गीकरण की बात चल रही है। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बल्कि बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन के लिए होता है। और इसीलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। क्या ये नाम आज समझ में आ रहा है? कई बार आपने नाम सुना होगा सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय का मतलब अब हमारा उद्देश्य केवल पानी रोकना नहीं है,
अब हमारा उद्देश्य उस पानी को रोकने के बाद उससे बिजली पैदा करना, जो रुका हुआ पानी उसमें मछली पालन करना, वो जो रुका हुआ पानी उससे खेतों में पानी की सप्लाई देना, जो रुका हुआ पानी उसमें और भी कार्य किए जा सकते हैं। तो बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन, और इसीलिए बांधों की परियोजनाओं का नाम क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जब किसी परियोजनाओं के बहुत से उद्देश्य हो तो उसे नाम दिया जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना, पॉइंट नोट करना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है? सतलज व्यास। सभी को सतलज याद होगा, लेकिन वास्तव में सतलज व्यास नाम होगा। तो सतलज और व्यास भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन पर हीराकुंड परियोजना, ये पॉइंट नोट करिए। महानदी याद करिए, मैंने जब नदियां बताई थी तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो बांध का निर्माण न केवल जल संरक्षण के लिए बल्कि बहुत सारे अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। पर क्या बांध से केवल लाभ होता है? नहीं, बांध के निर्माण के कारण समस्याएं भी जन्म लेती हैं। जिस जगह बांध का निर्माण होगा वहां पानी के जमाव होने के कारण बहुत सारा जो क्षेत्र है वो जल के दायरे में आ जाएगा, तो वहां पर कृषि कार्य और बाकी कार्य नहीं हो सकेंगे। वहां पर अगर मानव बस्तियां थी तो उनका विस्थापन करना पड़ेगा। वहां पहले पारिस्थितिकी तंत्र बहुत अलग था, अब नया पारिस्थितिकी तंत्र लेगा। तो हो सकता है कि उस बांध के कारण आपको नुकसान भी झेलना पड़े। मान लो किसी समय पानी बहुत ज्यादा रुका और बांध टूट गया, या फिर हो सकता है कि पानी की इतना ज्यादा हो गया कि बांध पर दबाव बढ़ रहा है और आपने पानी छोड़ दिया बड़ी मात्रा में, तो जो निचले क्षेत्र होंगे वहां बाढ़ आ जाएगी। तो बांध सकारात्मक तो है ही, लेकिन इसके नकारात्मक भी बहुत सारे उपयोग हैं या नकारात्मक बहुत सारे प्रभाव हैं। देखना, स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर, एज इट इज सवाल पूछा गया है, एज इट इज सवाल पूछा गया है यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर पटेल साहब ने? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने ही आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में वर्णित किया है, आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में वर्णित किया है बांधों को। इससे ज्यादा भयानक अलौकिक वर्णन नहीं हो सकता है। इसलिए जब बांधों के विषय में सकारात्मक लिखना हो तो शुरुआती यहां से करना। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में आधुनिक भारत के मंदिर है बांध, आधुनिक भारत के मंदिर है बांध। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मंदिर में लोगों के दुख दूर होते हैं, वैसे ही बांध पूर्ण क्षेत्र में सभी चीजों को दूर करके खुशहाली लाते हैं। एक तो जल आपूर्ति बढ़ती है, कृषि के लिए जल की मात्रा बढ़ती है, ऊर्जा का उत्पादन शुरू होता है, उद्योगों का निर्माण होता है, रोजगार बढ़ जाते हैं और उस पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास अपनी तीव्र गति से प्रारंभ होता है। ये वो सारे लाभ है जो बांध से मिलते हैं। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्थाएं समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाते हैं, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। मतलब वास्तव में नदियों की जो गहराई है वो कम हो जाती है, और जब नदियों की गहराई कम हो जाएगी तो नदियों के जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं, वो नीचे बैठ नहीं पाते, और जब नीचे नहीं बैठ पाएंगे या नीचे गहराई नहीं रहेगी ज्यादा, तो जो उसके अंदर की मछलियां हैं, जो उसके अंदर के जलीय जीव है, वो अपना जीवन चक्र बेहतर पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसी कारण से जब नदी की गहराई कम रहेगी तो थोड़ा भी पानी ज्यादा आ जाए तो वो बाढ़ का कारण बन जाएगा,
और थोड़ी सी भी मात्रा पूरे के पूरे बांध वाले तंत्र में तबाही भी मचा सकती है। तो एक तरफ बांधों से जहां बहुत सारे लाभ हमें दिख रहे हैं, हमें सीधा नुकसान भी दिख रहा है, सीधा नुकसान भी दिख रहा है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाते हैं, मतलब निचला जो बहाव है वो कम होता है। अत्याधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीवों आवासों में भोजन की कमी होती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरित अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियों में जल डूब जाती और मिट्टियां जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। तो एक तरफ तो आपने बहुत सारी खुशहाली लाई, आपने मानव का विकास तो कर लिया, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र यहां से डिग्रेड होने लगा। न केवल और केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, बल्कि वहां की जो मृदा है उसमें भी कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है, और इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों को, या कुछ नगरीय केंद्रों को। सवाल है विरोध का, और विरोध के लिए जिम्मेदार हैं बहुत सारे भावनात्मक और आर्थिक कारक भी। जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिन लोगों ने अपने घर छोड़े, जिन लोगों ने अपनी जमीनें छोड़ी, जिन लोगों ने अपने बचपन की सारी यादें छोड़कर किसी नए जगह पर बसने का निर्णय लिया, यदि उन लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो विरोध तो जन्म लेगा ही, और विरोध तो बढ़ेगा ही, विरोध तो बढ़ेगा ही। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिए, जहां किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ? पानी की अधिकता के कारण वो उन फसलों की ओर जा रहे हैं जिसमें ज्यादा लाभ होगा, वो उन फसलों की ओर जा रहे हैं जहां पानी की आवश्यकता ज्यादा हो, वो उन फसलों की ओर जा रहे हैं जिसके कारण हो सकता है कि मृदा के पोषक तत्वों में प्रॉब्लम आ जाए। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थिति की परिणाम हो सकते हैं। हरियाणा और पंजाब में मृदा के लवणीकरण में इतना भयानक विस्तार हो गया है कि इसके ऊपर सफेद रंग की एक परत जम गई है, जो उसके लवणता सॉल्ट के जमा होने का प्रतीक है, और इससे उत्पादन फिर बहुत तेजी से गिर जाता है। लवणीय मृदा की समस्या बहुत ज्यादा जन्म ले रही है। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल गया। देखो कैसे, आप लोग ये सोचो कि मुझे एक बात बताओ, जब ये बांध बनेगा फिर यहां पर जो पानी आएगा, वो पानी के लिए जो किसान सक्षम होगा, जो मोटर पंप खरीद सकता है, वो इस मोटर पंप को लगा देगा। अब मोटर पंप लगाने के कारण वो पूरे 12 मासी कृषि कर पाएगा। उसका उत्पादन पहले होता था 10,000 का, अब वो हो जाएगा 5 लाख का, या 1 लाख का पकड़ लो। अब जो गरीब किसान है, जो ये नहीं खरीद पाया, उसके लिए तो ये किसी काम का नहीं रहा। तो वो पहले भी 2,000 कमाता था, अब भी 2,000 कमा रहा है, लेकिन एक बड़ा अंतर आ गया। पहले वो किसान जब 2,000 कमाता था तो अमीर 10,000 कमाता था, डिफरेंस 8,000 का था। अब ये 2,000 की जगह 4-5,000 कमा रहा होगा, तो अमीर किसान 1 लाख कमा रहा है, डिफरेंस बढ़ गया। और जितना ज्यादा आर्थिक डिफरेंस बढ़ेगा, सामाजिक तनाव भी बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, औद्योगिक क्रांति, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति है, हरित क्रांति ने बहुत कुछ दिया भारत को, लेकिन हरित क्रांति ने सामाजिक विषमताएं भी दी हैं। जहां पर पंजाब हरियाणा के किसान समृद्ध हो गए, वहीं पर हम कहेंगे कि दक्षिण भारत के किसानों में वो समृद्धता नहीं आई। तो दक्षिण भारत में समस्याओं ने और विराट रूप लिया। या फिर मैं कहूं कि यूपी बिहार के किसान उतने समृद्ध नहीं हुए, तो वहां से पलायन शुरू हुआ और लोग वहां से जाने लगे पंजाब हरियाणा में काम करने के लिए। फिर वहां पर उनका प्रवसन के कारण वहां के लोगों ने उनका विरोध किया, समस्याओं ने वहां भी जन्म लिया। तो आप जहां पर परियोजनाओं में केवल लाभ ना सोचे, आप इसके दूरगामी परिणामों पर भी ज्ञात करें कि आजीविका जो वहां के लोग हैं उनका विस्थापन के बाद वहां पर सामाजिक विषमताओं का जन्म लेना, क्योंकि आर्थिक विषमताएं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये परियोजनाएं अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना रही हैं।
बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। देख लो, अब जो क्षेत्र के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे, पर पानी की समस्या में वितरण की समस्या हुई। नगरों को पानी दिया जा रहा है, किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है। अब नगर का तो हम कहेंगे कि वहां पर पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, लेकिन किसान का जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि कृषि के लिए पानी नहीं रहा तो उत्पादन बेहतर नहीं होगा। तो जो समस्या कहीं छोटी सी थी, बाद में वह धीमे धीमे असामाजिक समस्या के बाद राजनीतिक रूप ले लेगा। अब मान लो कि यहीं पर कोई भी छुटभैया नेता था जिसकी कभी कोई सुनता नहीं था, वो मुद्दे पर आ गया और किसानों को कह दिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुम लोगों को पानी दिलाकर रहूंगा। वो बन गया किसानों का नेता। अब वहां पर आंदोलन, रैलियां, बहुत सारी चीजें जन्म ले सकती है। अब क्षेत्रीय राजनीति शुरू हो जाएगी। अब यहां पर देश के विकास की बात कर रहे हैं और क्षेत्रीय विकास रुक रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आम लोगों की न केवल जनभागीदारी हो, बल्कि आम लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो अगर बांध उसी जल के अलावा अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतरराज्यीय झगड़े होते जा रहे हैं। मतलब धीमे धीमे अब इन झगड़ों का राजनीतिकरण हुआ। फिर दो राज्यों के बीच में झगड़े उभर कर आ गए, जो पहले दो क्षेत्रों में थे एक ही राज्य के, फिर राज्यों के बीच में शुरू हो गए। और यही नदी विवाद में धीमे धीमे, जब आपको नदी विवाद लिखना हो, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कंटेंट आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो नदी विवाद में हम उदाहरण दे सकते हैं साबरमती का, जहां क्षेत्रीय लोगों में विवाद मिला। नदी विवाद में उदाहरण दे सकते हैं कि यह जो परियोजनाएं हैं, इससे असमानताएं उत्पन्न होती है, आर्थिक असमानताएं, फिर सामाजिक असमानताओं का रूप ले लेती है, प्रवसन का कारक बन जाती है। फाइनली एक समय के बाद आप जो परियोजना लेकर आए थे कि बहुत कुछ लाभ होगा, वो आपको संकट में भी डाल सकती है। जरा ध्यान से देखना, मैप में हम कुछ नाम याद दे रहे हैं, इसे नोट करिएगा और ये मैप बनाना है सभी को, क्योंकि इसमें कुछ जगह जो नाम बता रहे हैं वो रट लेने हैं। जैसे कि नर्मदा नदी पर आप देखेंगे कि सरदार सरोवर बड़ा फेमस है। जोड़ी बनाने का सीधा सवाल बनेगा। फिर गोदावरी नदी पर प्रवारा, सरदार सरोवर, और जो याद करने में दे रहा हूं बिल्कुल आप उन्हीं को रट लीजिएगा। आपके एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस वाले इससे बाहर नहीं जाएंगे, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर जो चंबल नदी है उस पर कोटा बैराज, कोटा जो शहर है उस पर था, नजदीक था, तो वहां पर याद रखिएगा। उसी प्रकार से राणा प्रताप सागर और गांधी सागर भी हमें इसी मिलेगा। सागर मतलब कहीं ना कहीं वहां पर बांध होगा, तो राणा प्रताप सागर और गांधी सागर चंबल पर ही डालिए। फिर अगर हम बात करें तो गंगा नदी में नरोला है उस पर भी ध्यान दे दीजिए। फिर इसी टाइप में इस सोन नदी पर रिहंद, हीराकुंड महानदी, ये जो महानदी है इस महानदी पर हीराकुंड। अगर हम बात करें इसमें नीचे की ओर अगर हम जाएंगे तो कृष्णा नदी पर कोयना। फिर अगर हम बात करें तुंगभद्रा नदी है उस पर तुंगभद्रा, तो ये मत याद रखना क्योंकि ये तो कोई बता देगा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन भी, ये पेरियार नदी है जिस पर पेरियार ही है, तो न भी याद रखेंगे चलेगा। याद वो रखना जो नया नाम है, बिल्कुल नया नाम लग रहा हो। जैसे कि कावेरी पर अगर हम बात करें, कावेरी पर अगर आप लोगों को दिख रहा हो, अगर आप लोगों को शब्द दिख रहे हो तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी को ध्यान देना। नर्मदा पर सरदार सरोवर, गोदावरी पर प्रवारा, कृष्णा नदी पर कोयना और नागार्जुन,
कावेरी पर मेट्टून, मेट्टूर, मेट्टूर, कावेरी पर मेट्टूर। महानदी पर हीराकुंड, महानदी पर हीराकुंड। सोन नदी पर रिहंद, सोन नदी पर रिहंद, सोन नदी पर रिहंद। दामोदर, दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर बहुत सारी योजनाएं हैं, दामोदर नदी पर बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मेथॉन और मेथॉन और तिलैया, मेथॉन और तिलैया, मेथॉन और तिलैया। जिन लोगों को अभी भी ना दिख रहा हो, आप क्लास 10 के एनसीईआरटी की किताब से ये मैप जरूर बनाना, क्योंकि इस पर सीधा सवाल बनेगा। फिर भाकड़ा नांगल, भाकड़ा नांगल, व्यास और सतलज, व्यास और सतलज। और सलाल, यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी ने सलाल पूछा है, सलाल, यूपीएससी का सलाल चेनाब पर, यूपीएससी का जो सलाल है वो चेनाब पर, चेनाब पर याद रखना, चेनाब पर, चेनाब पर, चेनाब नदी पर सेलाल जो प्रोजेक्ट है या सलाल जो प्रोजेक्ट है वो चेनाब नदी पर ये पूछा गया है, चेनाब वाला पूछा गया है। क्लास 10 क्लास का ये जो मैप है इसको बनाना है। लगभग इसमें 20 या जो भी 10-12 आपको दिए गए हैं उनके नाम आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि वो सीधा ऑब्जेक्टिव सवाल का मटेरियल है, सीधा ऑब्जेक्टिव सवालों का मटेरियल है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये अगर मैं जूम भी करूंगा तो ये फट जाता है, तो उससे ध्यान मत दीजिए। पर आप लोगों के पास कंटेंट है, आप लोगों को केवल और केवल, केवल और केवल एनसीईआरटी क्लास 10 का ये मैप बनाना जरूरी है। अपने नोट्स में ये मैप जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपका जो पीसीएस वाला है वो जोड़ी बनाने का सवाल देता है कि एक नदी और कौन से बांध। तब कौन से बांध याद रखोगे? जो एग्जामिनर 10वीं के बच्चे से उम्मीद कर रहा है वो आपसे उम्मीद करेगा कि आप लोगों को ये बांध पता होंगे। 2 बांधों को याद रखते हैं, एक तो जो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, और दूसरा जो हाल फिलहाल में बना हो या जिस पर आपको करंट अफेयर मिल जाए। तो अभी हाल फिलहाल में जो मिलेगा वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन 10वीं क्लास की किताब में अगर इतने बांध दिए हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कोई भी लाल लाली हो जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ये बांध पता होने चाहिए। निश्चित ही जितने भी बांध हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, तो इन बांधों को इसलिए याद करिएगा क्योंकि क्लास 10 की एनसीईआरटी में है ये, और इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता है कि इतना भी अगर बांध नहीं याद होंगे तो समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब हम एक एक आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग। वैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन ही इसमें बताया है, कमेंट्स करिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेताओं में कौन कौन से नेता थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। 2 पॉइंट आ गए। सबसे पहला, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कमेंट्स करिएगा। मेधा पाटकर तो है, सभी को पता, इसके अलावा भी 1-2 नेता और है, वो भी भेजिएगा। दूसरा, किसका विरोध चल रहा है? सरदार सरोवर बांध का। कहां पर विरोध चल रहा है? गुजरात में। तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध, मूल रूप से शुरू यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने से जैसे पर्यावरणीय मुद्दे पर केंद्रित था। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरणीय। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया है। तो इस आंदोलन का जन्म तो पर्यावरणीय कारणों से हुआ था, क्योंकि जो भी इसके संपर्क में जहां पर भी बहुत बड़ी मात्रा में जंगल था वो इसके डूब क्षेत्र में आ रहा था। तो पर बाद में अब इसका उद्देश्य हो गया है विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से पर्याप्त पुनर्वास। वैसे आप लोगों को कोर्ट का डिसीजन पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में पुनर्वास राशि सभी नागरिकों को पहुंचाई जाए, और लगभग सरकार ने यह काम कर लिया है। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया और फिर बाद में जो परिणाम नहीं मिले उसके बाद इसने तीव्र रूप ले लिया। यह एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बनते हैं। देखना, बड़ा अचरज है कि हमने सोचा क्या था और हुआ क्या।
हमने सोचा था कि हम इससे बाढ़ नियंत्रित करेंगे, बल्कि यह बाढ़ आने का कारण बन गया। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। यह बात आपको दिल्ली में भी मिल सकती है, यह बात आपको कहीं पर भी मिलेगी। जब बांधों का निर्माण किया जाता था पानी को रोकने, उसके बहाव को नियंत्रित करने के लिए, पर कुछ समय के बाद तलहटी में इतना ज्यादा जमाव हो गया कि उसकी ऊंचाई या गहराई बहुत कम हो गई और फाइनल ये परिणाम हमें दिखने लगा कि वास्तव में वही बाढ़ का कारक बन गए। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। देखना बांध के कारण कहां कहां नुकसान हो गया। देखना, बांध के कारण मानव का पुनर्वास हो रहा है, बांध के कारण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं, बांध के कारण नदी का प्रवाह रुक रहा है तो तलछट पर जमा हो रहा है। फिर बांध के कारण ये जो तलछट था ये बहुत अच्छा उर्वरक था, जो कि नदियां जहां से बहती थी वो लेकर जाती थी, लेकिन बांध के कारण यह पहुंच नहीं पा रहा है। तो वहां जो उसके आगे, बांध के आगे जो किसान थे, उनकी फसलों में जो उर्वरकता आती थी, उनके जो भूमि पर उर्वरकता आती थी, वो खत्म हो गई। फिर इस बांध के कारण हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं सामाजिक विषमताओं ने जन्म लिया, इस बांध के कारण आर्थिक विषमताओं ने जन्म लिया। आप देख सकते हैं कि इन परियोजनाओं की हानियां कितनी रूप से वर्णित की जा सकती हैं। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां और फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। देखो एक और भयानक समस्या, भूकंप कैसे आ जाएंगे इससे, कोई बता सकता है? कमेंट्स करिएगा जरा, इससे भूकंप कैसे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एमपी में भी चंबल नदी, देखना इसमें एक्चुअली क्या होगा, भूकंप कैसे आएंगे। तो ज्योग्राफी में कंसेप्ट है जिसे कहते हैं आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी मतलब समस्थैतिक। आइसोस्टेसी का मतलब प्रकृति पर जब भी कहीं पर भार बढ़ जाए या भार कम हो जाए तो वह अपने उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करती है, और इस बैलेंस करने की कोशिश में ऊपरी परत जो है, भूपर्पटी या जो स्थल मंडल है, वो हिलने लगता है। जैसे कि किसी क्षेत्र से पहाड़ काटकर आपने सड़क बनाई, तो आपने पहाड़ काट दिया, तो जहां जहां पहाड़ काट देंगे तो वहां पर भूकंप के झटके आएंगे आइसोस्टेसी के कारण। आइसोस्टेसी शब्द याद रखिएगा। तो जब आपने पानी रोका तो वहां पर पानी रुकने के कारण भार बढ़ गया, और भार बढ़ने के कारण हम कहेंगे कि बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पे अगर ये प्रभाव है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर हलचल पैदा होगी। तो ये भूकंप के लिए भी जिम्मेदार कारक के रूप में शामिल हो गया, भूकंप के लिए भी जिम्मेदार कारक के रूप में। फिर बीमारियां भी होने लग गई, जल जनित बीमारियां होने लगी। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। देख लो, कृष्णा और गोदावरी नदी का जो विवाद है वह विवाद है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब आंध्रा का जगह पर हम तेलंगाना भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ये तेलंगाना क्षेत्र में ज्यादा है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कृष्णा और गोदावरी विवाद, कृष्णा और गोदावरी विवाद। और कोयना नदी, देखना मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं। देखना दक्षिण में नदी विवाद ज्यादा मिलेंगे, एक मेरी बात ध्यान से समझिएगा। दक्षिण में नदी विवाद ज्यादा क्यों है, कोई बता सकता है? मैं वेट कर रहा हूं। दक्षिण में नदी विवाद ज्यादा क्यों मिलते हैं उत्तर की तुलना में? दक्षिण में नदी विवाद ज्यादा मिलते हैं उत्तर की तुलना में। बिल्कुल, अरुंधति राय बढ़िया नाम है।
बिल्कुल आंध्रा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि दक्षिण में नदी विवाद क्यों ज्यादा मिलते हैं? जैसे कि सैफी का आंसर है कि यहां पानी की किल्लत है। नहीं, हम ये भी नहीं कहेंगे। जड़ नदी के कारण, मैं समझा नहीं। पठारी भूभाग है। प्लेटू रिवर है क्योंकि वहां पानी, क्योंकि वहां पर बाढ़ की वजह से पानी का अभाव, वाटर स्कैरसिटी, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टियां, दिलीप का भी आंसर बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, कई सारे लोगों ने आंसर दिए हैं। देखो, दो बड़े कारण हैं। एक तो वो नदियां बारहमासी नहीं है, इसलिए पानी की उतनी वॉल्यूम और उतनी मात्रा नहीं है जो हमारे उत्तर भारत में नदियों में है। और दूसरा क्षेत्रीय पार्टियां, जो शायद किसी लाल ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। उत्तर भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का जो भी उदय हुआ वह बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्रभावित या कांग्रेस से जुड़ी रही, जबकि दक्षिण भारत की क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस का बायकॉट किया है। कांग्रेस के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता नहीं रहा है और क्षेत्रीय पार्टियों ने इन समस्याओं को राजनीतिकरण का रूप दिया है। जैसे कि उत्तर भारत में मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार में विवाद रहा है। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार में विवाद रहा है। कमेंट्स करिएगा किस नदी पर वो विवाद उतना प्रखर नहीं हो पाया। उसका बड़ा कारण था क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ नजदीक थे और परिणाम हुआ कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहती थी तो विवाद उतने उभर कर नहीं आए। तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में विवादों के ज्यादा उभरने का कारण है क्षेत्रीय पार्टियों का उदय और नदियों में पानी के आयतन में उतनी मात्रा नहीं कि वह हम छोटी सी समस्या या फिर जो समस्या को बड़ा कर सके, तो वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जब पानी थोड़ा भी कम हो जाता है। तो नदी विवाद पर यह पॉइंट याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में नदी विवाद ज्यादा क्यों मिलते हैं। बाकी बहुत बढ़िया आंसर दिया है कई लोगों ने। अब आते हैं हम वाटर हार्वेस्टिंग। यह शब्द बहुत बार आता है। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से जल का संभरण करें, कैसे जल को जहां जहां जल है उनकी मात्राओं को बढ़ाए, नदियों में जल की मात्रा की आपूर्ति कैसे बढ़ाए, भूमिगत जल के मात्रा की आपूर्ति कैसे बढ़ाएं, तालाबों में जल की आपूर्ति कैसे बढ़ाएं। इसे कहेंगे वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जल संरक्षण। जल संरक्षण को कैसे और बेटर करें, कैसे वाटर को हार्वेस्ट करें, कैसे वाटर पर हार्वेस्टिंग के लिए कदम उठाएं। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में एक बड़ा काम अच्छा हुआ है कि वहां पर जब मकान बनता है तो तभी प्रोजेक्ट पारित होता है जब उस व्यक्ति ने अपने मकान का पूरा पानी एक नीचे जमीन के भूमिगत गड्ढे में किया होगा। तो भूमि वाटर हार्वेस्टिंग में बड़ा अच्छा काम कर चुके दक्षिण भारत के राज्य। अब ये उत्तर भारत में भी जरूरी है। समझते हैं कि क्या घटना है ये। वर्षा जल संग्रहण, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकता है। मतलब अगर आपको ये बांध वान से बचना है तो एक बढ़िया ऑप्शन के रूप में आपके पास ये विकल्प हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानिक परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता के अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिम हिमालय जैसे वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाए। ये नए पॉइंट नोट करिएगा। गुल अथवा कुल पश्चिम हिमालय में नदी की धारा का दिशा परिवर्तित करके, मतलब नदी से एक अलग सी नली बना लीजिए और वहां से पानी खींच लीजिए तो खेतों में सिंचाई के लिए। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका वाटर हार्वेस्टिंग है ये। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं, मतलब बाढ़ के पानी को भी बहाया जा सके। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए
गड्ढे बनाए जाते ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। इसे नोट करिएगा, खादीन और जोहड़ ये पूछा जा सकता है। खादीन और जोहड़ जो कि राजस्थान में मिलने वाली विशेष संरचना है, किससे जुड़ी हुई है? पर्यावरण संरक्षण से, जल संरक्षण से। तो याद रखना क्या करते हैं इसमें लोग? गड्ढे बना देते हैं और संरक्षित कर देते हैं जल को, तो उसको नाम रखते हैं खादीन और जोहड़। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते थे। भूमिगत टैंक या टाका, टाका मतलब जमीन के अंदर एक गहरा गड्ढा, इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में घर में, मतलब फलोदी में जो क्षेत्र है फलोदी, उस फलोदी क्षेत्र में घर में हमने देखा कि 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका था। टाका मतलब गड्ढा था, टाका मतलब भूमिगत टैंक था। टाका यहां सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिससे मुख्य घर और आंगन में बनवाया जाता है। हमें उनसे सीखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अब सीख लिया है बहुत ही कम जल में जीवन यापन कैसे होता है। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसके संग्रहित नहीं किया जाता था, मतलब इसको संग्रहित नहीं करते थे, केवल साफ सफाई के लिए। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। टाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इससे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसे कि इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाका के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिलती है। मतलब सोचिएगा कि पड़ोस में भूमिगत कमरा है जिसमें पानी भरा है और उसके पड़ोस में कमरा आपने नीचे बना दिया, तो ग्रीष्म काल में बिना एसी के आप बड़े सुकून से ग्रीष्म काल को बिता सकते हैं। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। ये इंदिरा गांधी नहर कहां पर है, पूछा जा सकता है। हालांकि कुछ घरों में टाकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यक पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है, तो एक बढ़िया उदाहरण है। ये भले ही पीटी में ना आए, लेकिन मेंस के नजर से आप ये बता सकते हैं कि लोग अगर जिम्मेदार बन जाए और लोग अगर अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार पर निर्भर ना होकर खुद कुछ करना चाहें, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन कोई और खूबसूरत उदाहरण आप दे सकते हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। 200 घरों में ऐसी व्यवस्था है। तो अगर हम बात करें तो ये जल संरक्षण के लिए भारतीयों के द्वारा उठाए गए कदम हैं, जिसमें हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी चर्चा की, नर्मदा बचाओ आंदोलन की चर्चा की, फिर हमने नदी विवाद पर बात की और उसके बाद फिर हमने चर्चाएं की कि किस तरीके से अलग अलग भारत के क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं। तो निश्चित ही दुख जरूर है, निश्चित ही समस्या जरूर है, लेकिन समाधान हमारे पास ही है। आवश्यकता है कि हम उन समाधानों का कितना बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं। आइए अब सवाल है सवालों का। सोशियोलॉजी की ऑप्शनल की क्लास सीवी पाठक है, अवेलेबल अनअकैडमी प्लस पर, आप देख लीजिएगा। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जल की कमी से प्रभावित है या जल की कमी से अप्रभावित। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में जल की कमी से अप्रभावित, अधिक वर्षा अधिक जनसंख्या प्रभावित,
अधिक वर्षा परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, तो भी यह प्रभावित रहेगा। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र, यह भी अप्रभावित रहेगा। बिल्कुल, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र अप्रभावित रहता है। आप देखेंगे कि जैसलमेर में कभी भी जल की कमी के उतने उदाहरण नहीं मिलेंगे जितने कि बाकी जगह पर। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है, तो ये परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल नहीं लाती जहां पर जल की कमी हो, बल्कि वो वहां पर जल का रुकाव, जल को रोकने का काम करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है ये। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है, आजीविका खत्म होती है। बिल्कुल, वृहत स्तर पर विस्थापन होते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, लेकिन हम कहेंगे कि वह जल की कमी लाती हैं। वैसे देखना, यहां पर वृहत स्तर पर विस्थापन होता है। वृहत स्तर को हम हो सकता है नेग्लेक्ट भी करें, तो यह भी हो सकता है, लेकिन बेटर ये रहेगा। उसके बाद अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप इसे चुन सकते हैं, इसे आप चुन सकते हैं कि वो तर्क नहीं है। यहां कुछ गलत वक्तव्य दिए गए, इसमें गलती पहचाने और दोबारा लिखे। शहरों की बड़ी संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के अधिक उपयोग या गलत उपयोग या अतिशोषण उपयोग में मदद की है। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित होता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान भड़के। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय नहीं हो रहा है। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि यह एक चक्रीय प्रक्रम के द्वारा पुनर्प्राप्त किया जा सकता है और पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसके बहुत सारे रूप है जो अलग अलग अवस्थाओं में मिलते हैं। जल दुर्लभता क्या है और उसके मुख्य कारण क्या हैं? किसी भी क्षेत्र में जल की कमी को जल दुर्लभता कहेंगे। जनसंख्या का बढ़ना, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जल की मांग में वृद्धि होना, कृषि में जल का अतिशोषण होना, भूमिगत जल का गिरना, बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली लाभ और हानियों की तुलना करें, वो तो आप जी भर के कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में, ये मेंस लिखना शुरू कर दीजिए। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण दिया है बढ़िया से। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है? बढ़िया आंसर लिखा जा सकता है। और क्योंकि यूपीएससी सोशल इशू में इस टाइप के सवाल पूछती है, इसलिए इस टाइप का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। बिल्कुल, 1.5 लाख का परिवार हो गया है इतिहास के बढ़िया मास्टर। क्या एनके चोयल, क्या आपने इतिहास में रजनी सर की क्लास या बाकी टीचरों की क्लास ली है? क्योंकि अब आपके पास तो लगातार आप देखेंगे कि टीचर बढ़ रहे हैं। 23 नवंबर को हमने इन्वायरमेंट की क्लास की जगह पर मैपिंग की क्लास ली थी। आज भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट की जगह करंट अफेयर की क्लास ली थी। इकोलॉजी इन्वायरमेंट होगा। सभी लोगों को रिपीट कर दूं कि सामान्य क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेगी और सैटरडे के दिन 4 से 5 में हम मैपिंग कवर करा देंगे और 8 से 9 में करंट अफेयर, ताकि इन 2 महीनों में जहां विषय भी खत्म होते चले जाएं, करंट अफेयर भी कवर हो जाएं और मैपिंग जैसा विषय भी खत्म हो जाए। तो एक साथ 2-3 तीर चलाएंगे। बट आईआर अभी नहीं लेंगे, संडे के संडे कभी आईआर करवाएंगे। बाकी आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आप आईआर कब चाहते हैं। बिल्कुल, दोनों सरों की क्लास कंटिन्यू रहेगी, घबराइएगा नहीं। सारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहेगी। मैपिंग की क्लास सैटरडे के दिन लेंगे। मैपिंग की क्लास, करंट अफेयर की क्लासेस
सैटरडे के दिन हमारी क्लासेस होगी मैपिंग और करंट अफेयर की, इसलिए बिल्कुल तनाव मत लीजिए। सारा एनसीईआरटी तो पूरा कवर करना है। शाम को इकोलॉजी इन्वायरमेंट खत्म होने के बाद या तो बायोलॉजी लेंगे या सीसेट, आप लोगों से फिर हम पूछ लेंगे। पर इंटरनेशनल रिलेशन पर अभी क्लासेस रोकेंगे हम। वो केवल एक इंट्रोडक्शन देना था ताकि जिन लोगों को अभी तक आईआर समझ में नहीं आता था उन लोगों को भी एक गाइडलाइन मिल जाए आईआर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए, लगा दीजिए। तो सभी लोग आज शाम की क्लास में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज शाम को हम पढ़ेंगे भारत में मिलने वाले विभिन्न कानून, भारत में मिलने वाले विभिन्न संगठन और भारत में मिलने वाले पर्यावरण के लिए विभिन्न आंदोलन, चिपको, एपीको, जितने भी आंदोलन हुए होंगे। तो अब हमारा जो विषय होगा आज इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भारत के संगठनों पर हम बात करेंगे, भारत के संगठनों पर बात करेंगे। तब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।